नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का एक और पास्ट ईयर पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर 2009 जून साइकिल का है और उस समय पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर हुआ करते थे, पेपर 2 और पेपर 3, और एक पेपर हुआ करता था जैसा कि अभी आपका आता है, जिसमें डीआई वगैरह पूछा जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर इन्वायरमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होते थे, पेपर 2 ऑब्जेक्टिव हुआ करता था और पेपर 3 जो है वो सब्जेक्टिव हुआ करता था। जैसा आज आप देखते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 के 100 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इस पेपर को करने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि एक बेहतरीन ऑब्जेक्टिव पेपर क्या होता है, और अगर आपसे कोई फैक्चुअल नॉलेज भी आपकी टेस्ट होनी है तो किस तरह के क्वेश्चन से जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है ऑब्जेक्टिव पेपर का। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है और आपकी नॉलेज भी बढ़ाता है। चलिए हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द ड्यूटी ऑफ द आइडियल रूलर हैज़ बीन नरेटेड इन। हम सबको पता है कि ये जो आइडियल रूलर की ड्यूटी और आइडियल रूलर या फिलोसोफर रूलर की बात है, ये प्लेटो के रिपब्लिक में है। प्लेटो की रिपब्लिक में 3 क्लास का जिक्र है। एक क्लास है जिसे वो कहते हैं प्रोड्यूसर क्लास, जो सबसे नीचे का तबका है, जो मैक्सिमम लोगों का एक तबका है, जो राज्य में उत्पादन का कार्य करेंगे, व्यापार का कार्य करेंगे। इसके लिए वो कहते हैं कि ये एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर एपिटाइट्स होता है, जिसके अंदर इच्छाएं होती हैं। तो ऐसे लोगों को प्रोड्यूसर क्लास में रखा जाएगा और इनका काम होगा प्रोड्यूस करना। एक क्लास उन्होंने कहा कि सोल्जर्स की होगी, जो ऑक्सिलरी है, जो राज्य की रक्षा के लिए काम करेगी। और एक क्लास उन्होंने कहा कि वो होंगे किंग या गार्जियन क्लास जिसे कहेंगे। गार्जियन क्लास में हालांकि ऑक्सिलरी और किंग दोनों आते हैं। तो किंग की बात करें जिसे वो फिलोसोफर किंग कहते हैं। ये 3 जो है क्लास थी, और फिलोसोफर किंग को ही आइडियल रूलर भी कहेंगे। तो उनकी ड्यूटीज़ का जिक्र उन्होंने प्लेटो की अपनी रिपब्लिक में किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ वंस फादर बट नॉट द लॉस ऑफ पैट्रिमनी। कहना ये चाहता है कि भाई एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, अपने पूर्वजों की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन अपने पूर्वजों की संपत्ति को नहीं भूल सकता, अपने पिता की संपत्ति को नहीं भूल सकता। यानी कि अगर किसी ने उससे उसके पूर्वज के द्वारा दी गई संपत्ति को छीना है तो वो उसको कभी नहीं भूलेगा। ये जो स्टेटमेंट है ये मैकियावेली का है। मैकियावेली ने ये कहा है कि व्यक्ति जो है वो अपनी संपत्ति के नुकसान को, संपत्ति के हानि को नहीं भूल सकता। इसीलिए वो ये कहते हैं कि जो रूलर है ना, उसे हमेशा व्यक्ति के संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। उसे जान जितना प्यारा होता है उतना ही उसे संपत्ति प्यारी होती है। ये मैकियावेली का कहना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द कम्युनिटेंट फिलोसोफर फ्रॉम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। इनमें से कौन कम्युनिटेरियन फिलोसोफर हैं, समुदायवादी कौन विचारक हैं, उनको बताना है। देखिए समुदायवादी विचारक जो फेमस हैं उनमें से 4-5 नाम आपको याद होने चाहिए। एक तो माइकल सैंडल, इसके अलावा माइकल वॉल्जर, चार्ल्स टेलर, एलिसडेयर मैकलिंटायर। ये कुछ ऐसे फिलोसोफर और थियरिस्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये कम्युनिटेरियन हैं, और इनके जो प्रमुख विचार हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्रीडो ऑफ रिलेवेंसी इज द मेन स्लोगन ऑफ। क्रीडो ऑफ रिलेवेंसी किससे जुड़ा हुआ है। देखिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म की जो सबसे दो प्रमुख जो बातें हैं वो क्या थी। वो थी रिलेवेंसी और दूसरा था एक्शन। कि पॉलिटिकल थियरी को, पॉलिटिकल फिलोसफी को रिलेवेंसी में और उसको एक्शन में होना चाहिए। ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म का जो है कथन है, या यूं कहीं कि स्लोगन है। तो क्रीडो ऑफ रिलेवेंसी किससे जुड़ा हुआ है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए। रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी वाज एम्पैथिकली अरेस्टेड बाय। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन के ऊपर किसने क्या कहा है। आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट ये है पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन। आप लोग पढ़ते हैं, बीए में भी हम पढ़ते हैं और एमए में भी हम पढ़ते हैं। जब भी हम पॉलिटिकल थियरी पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई पॉलिटिकल थियरी का डिक्लाइन हो चुका है, जैसे कि पीटर लासलेट आए। पीटर लासलेट ने तो क्या कहा कि भाई पॉलिटिकल फिलोसफी का तो डेथ हो गया है, पीटर लासलेट ने कहा। रायमंड ने क्या कहा कि पॉलिटिकल थियरी जो है वो डॉग हाउस में है,
और डेविड ईस्टन कहते हैं कि नहीं भाई, ना वो उसका डेथ हुआ है, ना वो डॉग हाउस में है, हाँ ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ है, ये डेविड ईस्टन कहते हैं। और फिर वो बताते हैं कि कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिस वजह से पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हुआ है, जिसमें वो हिस्टोरिसिज्म की बात करते हैं, वो मॉरल रिलेटिविज्म की बात करते हैं, हाइपर फैक्चुअलिज्म की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि देखिए ये जो कन्फ्यूजन है ना साइंस में और थियरी में, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थियरी में, ये जो कन्फ्यूजन है साइंस और थियरी का, यही ले डूबा है, यही डिक्लाइन करवा रहा है पॉलिटिकल थियरी का, ये डेविड ईस्टन ने कहा है। अब इन सारी डिबेट के बाद जो है एक वो दौर आता है जब ये कहा जाता है कि नहीं, पॉलिटिकल थ्योरी दोबारा से रिवाइव कर रही है, रिसर्जेंस हो रहा है उसका। अब ऐसे प्रमुख कौन कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इसमें इसका विचार दिया या इसमें मदद की? तो आप देखिए कि पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात करें तो जॉन रॉल्स का जो काम है जस्टिस का, थ्योरी ऑफ जस्टिस का, उसको बहुत मील का पत्थर माना जाता है पॉलिटिकल थ्योरी के रिसर्जेंस में या उसके रिवाइवल में। इसके अलावा रॉबर्ट नॉजिक की जो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया है, या उनका जो एंटाइटलमेंट का थियरी है जस्टिस का, वो जो है उसे भी जो है पॉलिटिकल थियरी के रिसर्जेंस में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसके अलावा इसाइया बर्लिन ने तो लिखा ही है रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी के ऊपर। ये सब जो लोग हैं ये काम कर रहे हैं किसके लिए? ये पॉलिटिकल थियरी के रिवाइवल से जुड़े हुए लोग हैं। और जो पहले मैंने आपको बताया वो उनके डिक्लाइन के ऊपर जो इंगित जिन लोगों ने किया है वो, हालांकि डेविड ईस्टन को जो है माना जाता है कि वो पॉलिटिकल थियरी के रिवाइवल के लिए ही काम कर रहे थे। दांते जर्मिनो की पुस्तक का एक नाम है, वो आप जरूर नोट करिएगा, बियॉन्ड आइडियोलॉजी करके एक किताब है उनकी, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी। ये कुछ प्रमुख बिंदु जो आपको पता होने चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जॉन रॉल्स। इनमें से सबसे प्रमुख जो है वो रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लिए किसे माना जाता है? जॉन रॉल्स को। उनका जो सेमिनल काम है आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, तो थियरी ऑफ जस्टिस जो है वो। आगे देखिए एक क्वेश्चन जो 6 जो है वो कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल चेंजिंग एंड लर्निंग इन द हिज कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो इसका आंसर जो है वो कार्ल ड्यूस है। देखिए कार्ल ड्यूस क्या कहते हैं? कार्ल ड्यूस ने कम्युनिकेशन थियरी अपनी दी, साइबरनेटिक्स अपना दिया, फीडबैक, चैनल कैपेसिटी की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके पास जब इंफॉर्मेशन आती है तो वो जो है उससे सीखते हैं, या जो फीडबैक आता है वो उससे सीखते हैं, उससे सीखते हैं और उसकी मदद से वो अपने गोल्स में, अपने पर्सपेक्टिव में, अपने योजनाओं में, अपने प्रोजेक्ट्स में जो है वो चेंज कर पाते हैं। गोल चेंजिंग में वो हेल्प करता है, सीखते हैं क्योंकि वो उससे। ये जो कॉन्सेप्ट है वो कार्ल ड्यूस अपनी थियरी में देते हैं। तो ये इसका सही आंसर जो है वो कार्ल ड्यूस हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि फ्रेडरिक रिग्स इस तरह की कोई बात नहीं करते। हटिंगटन, यहाँ हम एन आना चाहिए, हटिंगटन ऐसी कोई बात नहीं करते। डेविड ईस्टन जरूर फीडबैक की बात करते हैं लेकिन गोल चेंजिंग की बात वो नहीं करते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। अमेरिका के संवैधानिक व्यवस्था का इनमें से कौन हिस्सा नहीं है? तो देखिए पॉकेट वीटो तो है वहाँ पे, सेनेटरल कर्टेसी भी है वहाँ पे, फिलिबस्टरिंग भी है वहाँ पे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ नहीं है। अभी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है, जैसे कि जो कार्यपालिका है वो रिस्पॉन्सिबल है विधायिका के प्रति। ये इंडिया जैसे कंट्री में होता है जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्योंकि यहाँ की कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं और वो सामूहिक रूप से जो हैं उत्तरदायी हैं विधायिका के प्रति या देश की जनता के प्रति। अमेरिकन सिस्टम में क्या होता है? अमेरिकन सिस्टम में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना हो करके वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति, क्योंकि वो तो सिर्फ एक व्यक्ति है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं केवल, कोई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। पॉकेट वीटो आपको पता है विधेयक को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीनेटरल कर्टेसी जो है वो कुछ ऐसे इनफॉर्मल नियम कानून हैं जो सीनेट में कहीं लिखे हुए नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस किए जाते हैं इनफॉर्मली। फिलिबस्टरिंग आपको पता है क्या होती है? फिलिबस्टरिंग का सीधा मतलब है, देखिए जब किसी बिल को रोकने के लिए या किसी प्रमुख मुद्दे पे चर्चा हो रही होती है और उस प्रमुख मुद्दे को भटकाने के लिए या उस पे चर्चा ना हो, ऐसा अगर कुछ करना है तो कोई व्यक्ति एक जो एमपी है, एक जो एमएलए है, वो क्या करता है, खड़ा होता है और स्पीच देना शुरू करता है और वो बहुत लंबी स्पीच देता है, इतनी लंबी स्पीच देता है कि वो समय निकल जाता है और फिर उस बिल पे उस दिन चर्चा नहीं हो पाती। तो ये जो समय ज़ाया करने की जो एक टेक्निक है, स्पीच देते रहना, लंबी लंबी स्पीच देते रहना, उसे फिलिबस्टरिंग कहा जाता है। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम का एक पार्ट है। तो आप देखिए
ये हमारे यहाँ जो है इसको इस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया जाता, लेकिन है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का पार्ट नहीं है। आगे देखते हैं, ये कुछ हिंदी में इसके क्वेश्चन हैं, हिंदी में आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ पार्लियामेंट। मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट की शुरुआत, पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत ब्रिटेन से ही हुई है, तो इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। द मेंबर ऑफ सेकंड चैम्बर आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट इन इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूके। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में जो सेकंड चैम्बर है, इंडिया में सेकंड चैम्बर जैसे कि राज्यसभा, यूएसए में सेकंड चैम्बर यानी कि सीनेट। तो इंडिया में जो राज्यसभा है, वो उसमें जो एमपी बैठते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको हमारे विधायक इलेक्ट करते हैं। जो अलग अलग राज्य के विधायक होते हैं, विधानसभाओं के विधायक जो होते हैं, वो उन्हें इलेक्ट करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। पीपल, डायरेक्ट जो पीपल है वो तो चुनाव नहीं करता, तो इंडिया इससे बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में इनडायरेक्टली उनका इलेक्शन है। तो ए जिसमें है उसे आप काट दीजिए। फिर आ जाइए यूके में। यूके में भी जो सेकंड चैम्बर है, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, उसमें भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, बल्कि वो वंशानुगत तरीके से उसमें चुनाव होता है। फैमिलीज दर फैमिली जो है उसमें व्यक्ति का चुनाव होता है, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं है। तो यूके यानी फोर्थ जिसमें है वो भी काट दीजिए, तो बच जाता है आपका यूएसए और स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि यूएसए में और स्विट्जरलैंड में जो है वो पीपल के द्वारा जो है, लोगों के द्वारा जो है उनका इलेक्शन होता है सेकंड चैम्बर का। अब इसमें यूएसए के बारे में एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये जो व्यवस्था है ना यूएसए में कि सीनेट का चुनाव डायरेक्ट पीपल के द्वारा होगा, ये पहले ऐसा नहीं था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे सीनेट के भी, लेकिन 17वां संशोधन जो हुआ अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 17वां संशोधन हुआ, उसके बाद वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे हर स्टेट में। तो वहाँ पे 50 स्टेट हैं और हर स्टेट से 2 लोगों को जो है सीनेट में भेजा जाता है पीपल्स के द्वारा चुनाव करके। ये कुछ जानकारी आपके साथ। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्लासिफाइड वन पार्टी सिस्टम इनटू ब्रॉड वन पार्टी सिस्टम, नैरो वन पार्टी सिस्टम एंड अथॉरिटेरियन वन पार्टी सिस्टम। देखिए, यहाँ हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूजन हो, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो हो सकता है आपके पास कुछ कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसका आंसर सही है जेम्स जेप। देखिए, मुझे भी इस बारे में नहीं पता था कि ये किसने दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये शायद ला पलम्बरा के द्वारा दिया गया है। मैं भी बताऊंगा क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन ये जेम्स जेप के द्वारा दिया गया। जब आप इग्नू का मटेरियल, मैं बार बार इग्नू के मटेरियल की कभी बात करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ क्योंकि इग्नू का मटेरियल एक ऑथेंटिक सोर्स के तौर पे हमारे काम आता है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट वहाँ से बनते हैं। तो इग्नू का मटेरियल अगर आप जब पार्टी सिस्टम पे देखेंगे, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम पे देखेंगे, तो उसमें इसका जिक्र है। जेम्स जेप ने 3 तरह से जो है बांटा है वन पार्टी सिस्टम को। कौन सा? एक तो ब्रॉड वन पार्टी सिस्टम कहते हैं वो, इस ब्रॉड वन पार्टी सिस्टम को वो लिबरल वन पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रॉड वन पार्टी सिस्टम को वो लिबरल वन पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा वो नैरो वन पार्टी सिस्टम कहते हैं, और तीसरा वो कहते हैं अथॉरिटेरियन वन पार्टी सिस्टम, जैसे कि चाइना वगैरह में नजर आता है आपको। ला पलम्बरा ने भी जो है वन पार्टी सिस्टम को डिफाइन किया है 3 तरीके से। वो जो है नॉन कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम कहते हैं। वन पार्टी सिस्टम को वो क्या कहते हैं? ला पलम्बरा और माइनर वीनर ने साथ में काम किया है, और वो नॉन कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम को। और कहते हैं कि भाई इसके 3 रूप हो सकते हैं। एक होता है वन पार्टी अथॉरिटेरियन, वन पार्टी अथॉरिटेरियन, मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, वन पार्टी प्लुरलिस्टिक और वन पार्टी टोटलिटेरियन। 3 तरह के उन्होंने ही बांटे हैं। हालांकि वो इस तरह के वन पार्टी सिस्टम को क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? जेम्स जेप है। और एक इंफॉर्मेशन आपको पलम्बरा के बारे में भी, डुवर्जर का लॉ भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे उन्होंने जो है 2 पार्टी सिस्टम की व्याख्या की है, कैसे उन्होंने वन पार्टी सिस्टम की बात की है। आगे बढ़ते हैं। हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। जब लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन होता है तो इसकी अध्यक्षता या इसको प्रिसाइड कौन करता है? हम सबको पता होना चाहिए कि इसकी अध्यक्षता या इसको प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का ही स्पीकर, यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष वही इसको प्रिसाइड करेगा। आगे बढ़ें तो व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन बिलो विच पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत
कितनी आबादी से कम का राज्य अपने यहाँ पर पंचायती राज का जो सिस्टम है उसमें इंटरमीडिएट लेवल की व्यवस्था नहीं रखेगा। अब इंटरमीडिएट लेवल देखिए, सबसे पहले नीचे तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, उसके ऊपर क्या है, ब्लॉक पंचायत कह सकते हैं हम उसे, ब्लॉक पंचायत, और सबसे ऊपर क्या होती है, जिला परिषद। तो ये जो जिला परिषद है या डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसे हम कह सकते हैं, तो जिला परिषद, इसमें इंटरमीडिएट लेवल क्या हो गया, ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल की व्यवस्था नहीं होगी कितने मिनिमम पॉपुलेशन के नीचे वाले राज्य में, तो ये 20 लाख है, 20 लाख से कम की आबादी वाले राज्य में ये जो इंटरमीडिएट लेवल की व्यवस्था है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे अपनाया नहीं जाएगा। केवल वहाँ ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होगी, जिला परिषद होगी। ये 20 लाख से कम की आबादी वाले राज्य की बात हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि इसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर हैं जो हो सकते हैं कि हमको लगे कि ये फैक्चुअल हैं, लेकिन वो दरअसल हमारी जानकारी को बढ़ा रहे हैं या हमारी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएट विद स्वराज पार्टी। देखिए ये क्वेश्चन इजी है लेकिन टफ भी है। सीआर दास, आपको पता है चित्तरंजन दास जो है वो स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। मोतीलाल नेहरू तो इसके सचिव रहे, महासचिव रहे, यह हमें पता है, तो ये भी नहीं होंगे क्योंकि एसोसिएट हैं। सीआर दास भी एसोसिएट हैं, वो तो फाउंडर के रूप में जाने जाएंगे। विट्ठल भाई पटेल जो हैं उन्होंने भी स्वराज पार्टी में रोल निभाया है, और जो इलाहाबाद का अधिवेशन था स्वराज पार्टी का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी खासी भूमिका निभाई है। बच जाते हैं वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का कोई रोल नहीं है स्वराज पार्टी में, तो वल्लभ भाई पटेल का स्वराज पार्टी में कोई रोल नहीं है, इसीलिए इनका आंसर क्या हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। एक बात और आपको पता होना चाहिए कि वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल जो हैं आपस में ब्रदर हैं, भाई हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमॉन्ग द बैकवर्ड क्लासेस। ओबीसी के बीच में, ओबीसीज के बीच में किसने क्रीमी लेयर को पहचाना, किस कमीशन ने क्रीमी लेयर को पहचाना है। देखिए एक केस आपको बहुत अच्छे से याद होगा, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में जो जजमेंट है, जो जज का फैसला है, उसमें ही ये कहा गया है कि सरकार जो है कमीशन स्थापित करेगी जिसका काम ये होगा कि ओबीसीज के बीच में जो संभ्रांत वर्ग है, अब संभ्रांत वर्ग कह सकते हैं या उसे क्रीमी लेयर कह लीजिए, तो जो क्रीमी लेयर है उसकी पहचान करेगा, जिसे जो ओबीसी का आरक्षण है उसका फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि क्रीमी लेयर को उसका फायदा नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमी लेयर को उसका फायदा मिलेगा। और आपको क्रीमी लेयर कौन है, क्या क्रीमी लेयर के स्टैंडर्ड होने चाहिए, वो पता लगाएगी कौन, एक कमीशन। तो वो कौन सी कमीशन थी जिसने क्रीमी लेयर की पहचान करी थी, तो बीपी मंडल नहीं, बीपी मंडल तो ओबीसी कमीशन से जुड़ा हुआ उनका नाम है और फेमस। काका कालेकर कमीशन नहीं, रामनंदन कमीशन या मुंगेरी लाल कमीशन, तो रामनंदन कमीशन इसका सही आंसर है। रामनंदन कमीशन ही वो कमीशन है जिसने क्रीमी लेयर की पहचान की थी बैकवर्ड क्लासेस में। चलिए, ये कुछ उसके हिंदी ट्रांसलेशन है उन क्वेश्चंस के। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू यूनियन स्टेट रिलेशन इन इंडिया। अब इसमें से कौन ऐसा कमीशन, रिपोर्ट, मेमोरेंडम है जो यूनियन स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है। अब आप देखिए कि राजमन्नार कमेटी की रिपोर्ट बहुत फेमस है यूनियन और स्टेट रिलेशन के लिए या फेडरलिज्म को समझने के लिए। सरकारिया कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम जो है वो भी यूनियन और स्टेट रिलेशन के लिए जाना जाता है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो जो है रिलेटेड नहीं है स्टेट, यूनियन स्टेट रिलेशन से। अब इंद्रजीत गुप्ता कमेटी कहाँ से रिलेटेड है, तो वो इलेक्शन रिफॉर्म से जुड़ी हुई कमेटी है इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। इन्होंने ही ईवीएम को बड़ी मात्रा में प्रयोग करने या नोटा का ऑप्शन रखने के लिए जो है, इसके अलावा जो स्टेट फंडिंग की बात होती है इलेक्शन में, वो उसकी बात की थी इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिल ओवर इज फाउंड इन द थियरी ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। इन द थियरी ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, देखिए रीजनल इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, जैसे कि यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन है या आसियान है, ये सब रीजनल इंटीग्रेशन का एक उदाहरण है। यहाँ पे क्या होता है कि इंटीग्रेशन से या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने से एक देश को दूसरे देश से फ़ायदा होता है, और एक ऐसी इंटरडिपेंडेंसी और ऐसा जो है एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है जिससे एक अलग अलग देशों को दूसरे देशों से फ़ायदा होता है। इसी ये जो एक देश को बिना किसी अलग व्यवस्था या किसी और कानून को अपनाए ही जो है उसे फ़ायदा हो जाए, उसे स्पिल ओवर कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को अगर किसी दूसरे व्यक्ति से फ़ायदा हो, उसके साथ रहने से फ़ायदा हो, तो वो स्पिल ओवर कहलाता है। यही जो है रीजनल इंटीग्रेशन का जो है
कहना होता है, या यही रीजनल इंटीग्रेशन की थ्योरी के अंदर पाया जाता है स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट। आगे देखिए, द वॉर टू एंड वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वॉज, ये जो वॉर टू एंड वॉर यानी कि युद्ध खत्म करने के लिए युद्ध करना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए कहा जाता है। बहुत फेमस इवेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें जैसे अमेरिका अंत तक वर्ल्ड वॉर वन फर्स्ट में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु उसकी नेवी के ऊपर जो हमले हुए, उसके बाद जर्मनी द्वारा जो अटैक किया गया, उसके बाद उसे युद्ध को समाप्त करने के लिए युद्ध में शामिल होना पड़ा। तो उस पूरी कहानी से जुड़ा हुआ ये कि वॉर टू एंड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ा हुआ ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद रीजनल मेंबरशिप एंड जर्नल पर्पज। दो शब्द आपको यहाँ पहचानने, रीजनल मेंबरशिप एंड जर्नल पर्पज। देखिए, यूएनओ क्या रीजनल मेंबरशिप के साथ आता है? नहीं, यूएनओ में पूरे देश भर और दुनिया भर के जो है देश इसके मेंबर हैं। डब्ल्यूएचओ में क्या कोई रीजनल, क्या सिर्फ अमेरिका के ही देश हैं, क्या सिर्फ यूरोप के ही देश हैं, क्या सिर्फ एशिया के ही देश हैं? नहीं, दुनिया भर के देश हैं डब्ल्यूएचओ में। तो नाटो में सिर्फ यूरोप के ही देश तो नहीं है, अमेरिका भी इसका हिस्सा है। तो यहाँ देखना पड़ेगा आपको कि ये तो दो महाद्वीप के देश अलग अलग हैं, तो ये रीजनल कैसे हो जाएगा? ये तो दो अलग अलग महाद्वीप के देश इसके सदस्य हैं। एक बचता है आपका शार्क। शार्क जो है वो रीजनल कॉर्पोरेशन का ही एक एग्जाम्पल है। हालांकि इसके नाम में ही आप देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये रीजनल मेंबरशिप है, इसमें सिर्फ साउथ एशियन देश हैं। ये एक रीजन का ही एक ही रीजन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतर सरकारी संस्थान है सार्क। शार्क की स्थापना 1985 में हुई, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर शार्क हो जाएगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोपाउंड न्यू जस्ट वॉर डॉक्ट्राइन, ये जॉर्ज बुश से जुड़ा हुआ है। जॉर्ज बुश ने न्यू जस्ट वॉर यानी कि नव न्याय से जुड़ा एक युद्ध क्या होता है इसकी व्याख्या की। वो कहें कि जो न्यू जस्ट वॉर है, जो जैसे दुनिया भर का जो आतंकवाद है, दुनिया में जो थ्रेट्स हैं, उनसे निपटने के लिए अगर हम वॉर करें तो ये न्यू जस्ट वॉर है। ये जॉर्ज बुश का सिद्धांत या जॉर्ज बुश के द्वारा दिया गया डॉक्ट्राइन है। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर एम्स वॉर, नहीं, वॉर के लिए नहीं होता है। डिसइक्विलिब्रियम के लिए भी नहीं होगा, इक्विलिब्रियम के लिए भी नहीं होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दो देश एकदम बराबरी पे आ जाएं, दो देश एकदम बराबरी पे आ जाएं तब उसे इक्विलिब्रियम कहेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आती है। बैलेंस ऑफ पावर का सीधा सीधा अर्थ यह है कि एक देश दूसरे देश के साथ अपने स्टेटस को बनाए रखे, एक देश दूसरे देश के साथ अपने स्टेटस को बनाए रखे, यानी जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति को वो बनाए रखे, तो उसे बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां, वो कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। तो ड्वाइट वॉल्डो की बहुत फेमस किताब है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, और वो इस बात पे जोर देते हैं कि हमें सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को दो अलग अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, वो दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट होता है। उसका काम ही है एडमिनिस्ट्रेशन करना, प्रशासन करना, सरकार चलाना। तो ये अगला देखिए 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ सो वास्ट एन एरिया दैट अ फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम्स क्लोज टू बीइंग अ फिलोसफी ऑफ लाइफ। दिस हैज बीन स्टेड बाय, किसने कहा ये? देखिए, मैं आपको एक बात कह देता हूँ, जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी ये दो शब्द आ जाए, एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी या फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, वहाँ आपको डिमॉक को याद करना है और इसका आंसर डिमॉक ही होगा। तो डिमॉक क्या कह रहे हैं? डिमॉक ये कह रहे हैं कि भैया जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब उसका दायरा इतना ज़्यादा फैल गया है कि अब वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि वो लोगों की से जुड़ चुका है। तो इसका दायरा बहुत बड़ा हो चुका है, ये मार्शल डिमॉक कहते हैं। तो फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसने दिया? डिमॉक ने दिया। अगला देखते हैं, ये उसके हिंदी अनुवाद पिछले क्वेश्चंस के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? पब्लिक कॉर्पोरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीक टू अचीव। देखिए, पब्लिक कॉर्पोरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या पाना चाह रहा है? पब्लिक कॉर्पोरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखिए, बिजनेस इफिशिएंसी चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नहीं, ये नहीं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में बिलीव नहीं होगा। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। मिक्सिंग ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी विद बिजनेस इफिशिएंसी, देखिए ये इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। अब कैसे? देखिए,
पब्लिक कॉर्पोरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जाहिर सी बात है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की तो बात करेगा ही करेगा, लेकिन क्योंकि वो टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन के जैसा काम करेगा, एक कंपनी के जैसा, एक बिजनेस एंटिटी के जैसा अगर उसे काम करना है, इफिशिएंसी लानी है, तो जैसे बिजनेस एफिशिएंसी लेकर आते हैं वैसे ही बिजनेस एफिशिएंसी के साथ जो है वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को मिक्स करेगा, तब जाके वो पब्लिक कॉर्पोरेशन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन पाएगा। तो वो क्या अचीव करना चाहते हैं? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ बिजनेस एफिशिएंसी भी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस किन दो चीज़ों को, इनमें से किन दो चीज़ों को मिला करके गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट बनता है, क्या इसका एसेंस है? तो रूल ऑफ लॉ है, बिल्कुल है। रेगुलर इलेक्शन तो होना ही चाहिए, तभी तो उसे तो गुड गवर्नेंस का पार्ट होगा, बिल्कुल ठीक बात है। आगे देखते हैं, रेगुलर इलेक्शन एंड डाउन साइजिंग द ब्यूरोक्रेसी हो सकता है, ये भी हो सकता है। रूल ऑफ लॉ एंड ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा गुड गवर्नेंस पे? अच्छा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका सही आंसर है। गुड गवर्नेंस का अगर कुछ दो सबसे प्रोमिनेंट एसेंस की हम बात करें तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगा ही आएगा और अकाउंटेबिलिटी आएगी आएगी। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जहां दिख जाए वही आपका गुड गवर्नेंस का आंसर हो जाएगा। गुड गवर्नेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट और अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? गुड गवर्नेंस का पार्ट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विच इंडियन स्टेट फर्स्ट एस्टेब्लिश द ऑफिस ऑफ लोकायुक्त इन इंडिया। बहुत फेमस क्वेश्चन है, महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र वो पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ लोकायुक्त की स्थापना की। गिव with the help of code given below the correct chronology order of emergence of the following theories अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। यानी कि पॉलिटिकल साइंस में ये जो थियरीज, ये जो अप्रोच आए हैं, इनके समय के हिसाब से इनकी क्रोनोलॉजी आपको लगानी है। तो देखिए, इसमें से पोस्ट बेबलिज्म, स्ट्रक्चर फ्रैक्शनिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म और न्यू लिबरल्स। देखिए, सबसे लास्ट में तो न्यू लिबरल्स होंगे, आपको पता होना चाहिए कि न्यू लिबरल्स जो हैं वो आते हैं आपके 80s के बाद, 1980s के बाद न्यू लिबरल्स। तो इसका सबसे जो आंसर है वो न्यू लिबरल्स हो जाना चाहिए, आपको 4 से ख़त्म होना चाहिए, यानी कि सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म आता है, उसके बाद पोस्ट बिहेवियरिज्म आता है, फिर कम्युनिटेरियनिज्म और उसके बाद न्यू लिबरल्स। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो न्यू लिबरल्स जो हैं वो 70 के दशक के अंतिम दौर से शुरू होकर के 80 के दशक तक इसकी शुरुआत देखी जाती है। आगे देखिए, गिव with the help of the code below the correct chronology order of publication of the book। ये जो बुक्स हैं इनके क्रोनोलॉजी आपको लगानी है। अब इसमें देखिए, आपको दिया हुआ है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी है? द लास्की की है। एंड ऑफ हिस्ट्री फ्रांसिस फुकुयामा की है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो है ये है आपके लॉक की, और एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया है रॉबर्ट नॉजिक की। तो इसमें से सबसे अंतिम जो बुक होगी वो कौन सी होगी? हम सबको पता होना चाहिए कि वो है ये फ्रांसिस फुकुयामा की। ये 1990 के बाद आई किताब, 1990 के बाद। और सबसे जो पुरानी किताब है इसमें जो सबसे पहले आई है वो है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। भाई, लॉक से पुराना कौन है? लॉक से पुराना कौन होगा यहाँ? तो थर्ड से आपका शुरू होना चाहिए। तो देखिए, सी जो है वो इसका सही आंसर है। 3 से शुरू होता है और सेकंड पे जाकर के ख़त्म हो जाता है। चलिए, अब मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट के बाद आती है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, 1910 के आसपास आती होगी, और एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया आई है 70 के दशक में लगभग। ये उसके हिंदी अनुवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैचिंग करना है आपको लिस्ट 1 की लिस्ट 2 से। तो रूसो को हम किससे मिला देंगे? देखिए, रूसो को हम मिलाएंगे जनरल विल से। रॉल्स को हम मिला देंगे वेल ऑफ इग्नोरेंस से। हेगल का फेमस लाइन मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। लॉक जो है वो है कंसेंट ऑफ गवर्न की बात करते हैं। तो अगर इसकी हम मैचिंग कर देंगे, ये क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन बन गया, ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है। तो रॉल्स को अगर हम मिला देंगे वेल ऑफ इग्नोरेंस से तो डी का 1 हो जाएगा, और डी का 1 केवल एक में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी मैचिंग करनी है। इसमें आप देखिए कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस किसने दिया, किसने किया? बहुत फेमस डेविड ईस्टन। इसके बाद सर्कुलेशन ऑफ एलीट कौन देते हैं? रॉबर्ट मिशेल। और आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची देते हैं कौन?
पेरेटो, और स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच कौन देते हैं? आलमंड। तो इससे अगर हम मिला देंगे तो ए का 2 हो जाएगा, जो कि है सिर्फ एक में, ए का 2, और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ए का 3 और डी का 3, बी का 1। ओके 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 ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 वाला। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो देखिए इसमें इनपुट आउटपुट एनालिसिस किसने दिया है? इनपुट आउटपुट एनालिसिस दिया है बहुत फेमस डेविड ईस्टन ने। सर्कुलेशन ऑफ इलीट दिया है पेरेटो ने। इसके बाद आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची देते हैं कौन? रॉबर्ट मिशेल। और स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच किसका है? आलमंड का है। तो इस हिसाब से आप देखें तो आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस। आपको पता है कि जो इलीट थियरिस्ट हैं जैसे पेरेटो हैं, रॉबर्ट मिशेल हैं, इसके अलावा मॉस्का हैं, ये सब जो हैं इलीट थियरिस्ट हैं, और वो भी आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या कहा है, किसने कौन सी थियरी दी है। जैसे मॉस्का ने क्या कहा है? द रूलिंग क्लास के बारे में कहा है। C.W. राइट मिल्स ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि भाई जो पावर इलीट हैं उसके बारे में उन्होंने थियरी दी है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अंदर तो जो नेक्सस होता है किसका? पॉलिटिशियन का, कॉरपोरेट्स का और मिलिट्री का एक नेक्सस है, जिससे आम जनता जो है वो अपने आप को बहुत कम शक्तिशाली महसूस करते हैं। इनका नेक्सस इतना ताकतवर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या कह रहा है। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रॉपर्ली मैच। इसमें से कौन सा जो पेयर है प्रॉपर्ली मैच्ड है? तो डेविड ईस्टन पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़े हुए हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर, अच्छा, इसमें से, इस कोड में से हमें देखना है, तो इसकी मैचिंग करनी है में सही। तो सबसे पहले डेविड ईस्टन को आप किससे मिला देंगे? पॉलिटिकल सिस्टम से मिला देंगे। सी राइट मिल को आप, अभी मैंने बताया आपको, किससे? पावर एलीट से मिलाएंगे। GDH कोल को हम गिल्ड सोशलिज्म से मिलाएंगे। और जैक डेरिडा जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है। तो डेरिडा से बड़े पोस्ट मॉडर्निज्म में हम किसको याद रख सकते हैं? लियोटार्ड को याद रख सकते हैं, फुको को याद रख सकते हैं। डेरिडा जिन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? डीकंस्ट्रक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया। तो इससे अगर ये मैचिंग हम मिलाएंगे तो हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें ये मिल जाएगा ऑप्शन ए में। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। चलिए आगे देखते हैं। ये उसके हिंदी अनुवाद। 31 क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी किसने दी? ह्यूमन रिलेशन थियरी किसने दी? डिसीजन मेकिंग थियरी, क्लासिकल थियरी। देखिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी का क्या कहना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी का सीधा सबसे जो सरल इसका उद्देश्य था वो क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द वर्क मेथड। एक वर्कर किस काम को किस तरीके से करेगा, किन औजारों का इस्तेमाल करेगा, उन औजारों का साइज़ क्या होना चाहिए, उन औजार को इस्तेमाल करने का तरीका क्या होना चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, कौन प्रोडक्शन लाइन में कहाँ काम करेगा, कौन सा वर्कर किस काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ये सब कौन बताता है? इस सब का स्टैंडर्डाइजेशन किसके तहत हुआ है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी के तहत हुआ है। तो 1 को अगर आप 3rd से मिला देंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, और ये 2 आपके खत्म हो जाते हैं। ह्यूमन रिलेशन थियरी क्या कहती है? कहती है कि भाई इनफॉर्मल ग्रुप फंक्शनिंग के बारे में बात करती है ह्यूमन रिलेशन थियरी, एल्टन मायो की। डिसीजन मेकिंग थियरी किसके बारे में बात करती है? चूजिंग वन अल्टरनेटिव आउट ऑफ होल लॉट। यानी कि डिसीजन मेकिंग थियरी का सीधा सीधा कहना ये है कि भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो सकता है कॉस्ट टाइम के हिसाब से, कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से जो सबसे बेस्ट सूटेबल हो सकता है वो हमें जो है एक अल्टरनेटिव उसमें से चुनना होता है। ये डिसीजन मेकिंग थियरी कहती है। और क्लासिकल थियरी जो है वो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। इसको अगर आप मैच करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट। ये जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें एक तरफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है और आपको बताना है कि ये किस ऑथर से जुड़ा हुआ है। तो सोशल रिलेशन जो है, जो ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए जो सोशल रिलेशन की बात की है वो किसका है? वो गिडेंस का है। गिडेंस ने जो है सोशल रिलेशन के नज़रिए से ग्लोबलाइजेशन को समझा है और वो बताया है कि जो दुनिया है उसमें एक सोशल रिलेशन तैयार हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के तहत। इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी ये गिडपिन का है। वो ये कहने कि ग्लोबलाइजेशन के तहत जो है दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो एक आपस में जुड़ रही है, उनका इंटीग्रेशन हो रहा है। एक अर्थव्यवस्था में अगर कोई
दिक्कत आती है, किसी तरह की बैंक्रप्सी होती है, किसी तरह का कोई फॉल करता है, मंदी आती है, तो उसका असर पूरी दुनिया की व्यवस्था पे, अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। इसे वो इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी कहते हैं। और इसी तरीके से जब बाजार आपस में जुड़ता है तो एक इकोनॉमी जब बहुत फ्लरिश करती है तो उसका फायदा दूसरी इकोनॉमी को भी होता है। टेरिटोरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो सॉल्टे से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि भाई देखो, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जब हर एक देश एक दूसरे देश के साथ जुड़ना चाहता है, पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, इसी के समानांतर एक धारणा ये भी बनती है कि जो देश हैं वो अपनी क्षेत्रीयता को बचाने के लिए अधिक शक्तिशाली देश या अधिक शक्तिशाली इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी या अपनी क्षेत्रीयता को बचाने के लिए भी वो साथ ही साथ काम करते हैं। उसे वो टेरिटोरियलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद टाइम एंड स्पेस कंप्रेशन जो है वो हार्वे का है। वो ये कहते हैं कि दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है कि आज आपको ट्रैवल करना है एक देश से दूसरे देश में तो बहुत कम समय आपको लगता है। अगर आपको पूंजी का ट्रांसफर करना है तो 1 सेकंड में ही आप एक बटन दबाते हैं और बैंक ट्रांसफर के द्वारा, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के द्वारा आपकी पूंजी जो है किसी दूसरे देश में बैठे हुए किसी दूसरे कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है। तो दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, टाइम एंड स्पेस वाली जो बात है। अगर इसे आप मैच करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा ए का सेकंड, बी का 1 मिनट ये नहीं होगा, ये होगा आपका डी। जो हमने मैच किया है उस हिसाब से ये डी हो जाएगा ना। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का 1। चलिए आगे देखते हैं। एक और मैचिंग आपके पास आ चुकी है, पर्पस एंड मेंबरशिप, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। इसे आप देखेंगे तो इसमें क्या पता चलता है कि देखिए, ग्लोबल मेंबरशिप है और एक जनरल पर्पस है। अच्छा, रीजनल मेंबरशिप है और एक जनरल पर्पस है, रीजनल मेंबरशिप है और एक लिमिटेड पर्पस है, और ग्लोबल मेंबरशिप है और लिमिटेड पर्पस है। देखिए, तो सबसे पहले तो 2 ग्लोबल मेंबरशिप की बात हो रही है। तो यूएनओ जो है और आईएलओ जो है वो तो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से जो आईएलओ है वो केवल और केवल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, दुनिया भर के जो श्रमिक हैं उनके लिए काम करता है। तो इसका जो पर्पस है वो क्या है, लिमिटेड है। और ये ग्लोबल मेंबरशिप के साथ आता है, दुनिया भर के देश इसके मेंबर हैं, तो इसका एक पर्पस जो है वो लिमिटेड है, इसीलिए हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे, आईएलओ के साथ। यूएनओ जो है वो ग्लोबल मेंबरशिप के साथ आता है, लेकिन इसका जो पर्पस है वो बहुत जनरल है, हर एक चीज़ के ऊपर काम इसका है। आप यूनाइटेड नेशन में हर एक मुद्दे के ऊपर बातचीत होती है, दुनिया में आतंकवाद के ऊपर बातचीत होती है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात होती है, विकास के ऊपर बात होती है, गरीबी के ऊपर बात होती है, और जो दुनिया में जो अलग अलग महामारी है उनके ऊपर बात होती है, जो बीमारियों को कम करना है उनके ऊपर बात होती है। ये एक जनरल पर्पस के लिए काम करता है। अब ये 2 बच गए, यूरोपियन यूनियन और नाटो, ये दोनों रीजनल मेंबरशिप के साथ आते हैं। अब इसमें रीजनल मेंबरशिप और एक लिमिट तो दोनों ही है, लेकिन किसका जो है जनरल पर्पस है और किसका जो है लिमिटेड पर्पस है। तो नाटो जो है हम सबको पता है वो एक रक्षात्मक रूप में काम करता है, वो एक स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है। एक देश जो इनकी मेंबरशिप है, नाटो के जो मेंबर हैं, उन मेंबर में से अगर किसी एक के ऊपर भी कोई देश हमला करता है, कोई बाहर का देश हमला करता है, तो ये सारे जो नाटो के मेंबर हैं उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और फिर उसका मिल करके उसको जवाब देंगे जिन्होंने इसके मेंबर के ऊपर हमला किया है। तो इसका जो पर्पस है वो लिमिटेड है, वो मिलिट्री पर्पस है, स्ट्रेटेजिक पर्पस है। तो आप इसको जो है मिला देंगे नाटो के साथ। और यूरोपियन यूनियन का सेम रीजनल पर्पस है, लेकिन रीजनल मेंबरशिप है, सिर्फ यूरोपियन देश इसमें आते हैं, लेकिन इसका पर्पस जो है वो एक जनरल पर्पस है, इकोनॉमी से रिलेटेड भी है, सैन्य रिलेटेड रिलेशन भी है, इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है, फॉरेन पॉलिसी का रिलेशन है, स्पेस जो एजेंसी है उनका इनका एक पर्पस रिलेशन है। तो ये एक जनरल पर्पस के लिए काम करता है। तो अगर इसको हम मैच कर देंगे तो ए का 2 आ जाएगा, बी का 1 आ जाएगा, सी का 4 आ जाएगा और डी का 3 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो हम कुछ सोच विचार करके इन क्वेश्चंस को आगे कर सकते हैं। ये उसका हिंदी अनुवाद। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये हमारी नॉलेज के लिए हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। देखिए, इसमें से जिनेवा प्रोटोकॉल जो है वो आपको पता है कि वो केमिकल वेपन के यूज़ को लेकर के जो बैन किया गया था वो जिनेवा प्रोटोकॉल के तहत किया गया था। तो डी को अगर सेकंड से हम मिलाएंगे तो हमें हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा, बाकी सब जो है वो गलत हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, जो रीगा एग्जाइम है वो क्या कहता है, रीगा एग्जाइम ये कहता है कि ये जुड़ा है किससे, ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर से। अब ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर से क्या, इसमें क्या कहा गया था, देखिए रीगा एग्जाइम में ये कहा गया था कि अमेरिका उन सभी कंट्रीज़ को हेल्प करेगा जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए तैयार हैं। अमेरिका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए, उसके इंटरवेंशन से बचने के लिए जो देश हमारे सहयोग चाहते हैं हम उनका सहयोग करेंगे, और यहीं से जो है कोल्ड वॉर का ओरिजिन भी होता है। इसमें आ जाता है एक माल्टा समिट। माल्टा समिट जो है वो जुड़ा है किससे, एंड ऑफ कोल्ड वॉर से। एंड ऑफ कोल्ड वॉर से जुड़ा हुआ है। माल्टा समिट के बाद ही ये
आइडिया पनपता है कि अब जो है अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के धुर विरोधी नहीं रहेंगे और कोल्ड वॉर जो है अपनी समाप्ति की ओर जाएगा। सिनेट्रा जो डॉक्ट्राइन है वो नॉन इंटरवेंशन इन ईस्ट यूरोपियन अलायंस से है। जब यूएसएसआर ने गोर्बाचेव के नेतृत्व में गोर्बाचेव ने ये कहा कि अब जो है हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे अलायंस हैं, जो सोवियत संघ के अंदर जो रशिया को छोड़ करके जो बाकी देश थे जैसे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो देश थे, इनको अपना रास्ता खुद चुनने के लिए, अपने बारे में खुद फैसला करने के लिए छूट दे दी गई थी सोवियत संघ की तरफ से। वो सोवियत संघ से बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं, वो सोवियत संघ से अलग कोई व्यवस्था अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं। ये जो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी लागू कर दी थी मिखाइल गोर्बाचेव ने, वो सिनेट्रा डॉक्ट्राइन से जो है उसे जोड़ा गया है, उसी से निकला है वो। तो इसके तहत जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आ जाता है 35, गोवा लिबरेशन कब हुआ? इम्पोजन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, डेथ ऑफ इंदिरा गांधी और पोखरण एक्सप्लोजन फर्स्ट। तो पोखरण एक्सप्लोजन जो सबसे पहले हुआ था वो कब हुआ था? 1974 में हुआ था। इंदिरा गांधी की डेथ हुई है 1984 में। गोवा का लिबरेशन हुआ है 1961 में और इमरजेंसी लगाई गई है 1975 में। ये हमें पता है। तो इसको अगर आप मैच करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ये आप काट देंगे, बच जाएंगे 2। बी को अगर आप फर्स्ट से मिलाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका आंसर बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपरली मैच्ड? कौन इसमें से सही मैच नहीं है? ये आंसर इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि गांधी जो है वो चंपारण मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, उसके बाद जो है मोतीलाल नेहरू से जुड़ी हुई है नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका सही आंसर क्या है? बी, नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन वर डिक्लेयर्ड। तो इसमें से जो डॉक्ट्राइन्स अलग अलग दिए हुए हैं और ये सभी जो हैं अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी से जो है जुड़े हुए हैं। तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन, निक्सन डॉक्ट्राइन, एइज़नहावर डॉक्ट्राइन और मोनरो डॉक्ट्राइन। तो मुनरो डॉक्ट्राइन इसमें सबसे पुराना होगा, मुनरो डॉक्ट्राइन इसमें सबसे पुराना होगा। एक मिनट, ये होता है आपको कब? 1823 में। मुनरो डॉक्ट्राइन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट डॉक्ट्राइन है यूनाइटेड स्टेट की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ। जब 1823 में डिक्लेयर किया गया राष्ट्रपति जेम्स मुनरो के द्वारा कि हम अमेरिकी और हम जो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो यूरोपियन कॉलोनिज्म जो है, जो यूरोप के अलग अलग देशों के द्वारा जो दुनिया भर में कॉलोनिज्म जो बढ़ाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन जो यूरोपियन कॉलोनिज्म है, अलग अलग यूरोपीय देशों के पास जो कॉलोनीज हैं, हम उसमें नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाएंगे। वो जैसा वहाँ राज चला रहे हैं वैसा उन्हें हम चलाने की आज़ादी देते हैं, उनको ये उनके हिस्से की चीज़ें हैं, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो जो करें वहाँ वो करें। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ को अमेरिकी क्षेत्र में अब कॉलोनीज बनाने का अधिकार नहीं है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका में कॉलोनी नहीं बना सकती। तो अमेरिका के अंदर कोई एक्सपेंशन नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका जो है वो कहीं और इंटरवीन भी नहीं करेगा। अगर कहीं उनकी कॉलोनी है तो वहाँ वो इंटरवीन भी नहीं करेगा। ये जो है डॉक्ट्राइन है मुनरो का 1823 में आया था। इसके बाद 1823 में आया। उसके बाद आता है आपका ट्रूमैन डॉक्ट्राइन। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन हमको पता है कि यह आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद 1947 में, जिनका ये कहना था कि हम जो हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसको रोकने के लिए हम मदद करेंगे और हम उसे अपने अगेंस्ट देखते हैं, और जो भी देश हमारी मदद चाहता है हम उसकी मदद करेंगे। वहाँ दोबारा से कंस्ट्रक्शन के लिए, दोबारा से वहाँ पे जो इकोनॉमिक एड है हम उसे इकोनॉमिक एड देंगे, अगर उसे मिलिट्री एड चाहिए तो हम उसे मिलिट्री एड देंगे। ये ट्रूमैन डॉक्ट्राइन है। इसके बाद आता है एइज़नहावर डॉक्ट्राइन, जो सेम इसी चीज़ को, कम्युनिस्ट एक्सपेंशन को, इंटरनेशनल कम्युनिज्म को बढ़ने से रोकने के लिए, मिडिल ईस्ट में इसको बढ़ने से रोकने के लिए, यानी कि ये मिडिल ईस्ट के लिए था पर्पजली, मिडिल ईस्ट में कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने के लिए जो है एइज़नहावर जो डॉक्ट्राइन है उनको दिया गया था एइज़नहावर राष्ट्रपति के द्वारा 1957 में। और अंततः ये है निक्सन डॉक्ट्राइन जो आता है 1969 में। निक्सन जब राष्ट्रपति बने थे 69 में, तब निक्सन ने क्या कहा? निक्सन ने ये कहा कि भाई हम जो अमेरिका है वो
सबसे पहले तो ये कि हम अपनी हर एक ट्रीटी, हम अपनी हर एक समझौते के तहत वचनबद्ध हैं। जो भी हमने जिसके साथ भी ट्रीटी की है, जिस भी देशों के साथ हमने समझौता किया है, उसके साथ हम वचनबद्ध हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे मित्र देशों के साथ, हमारे अलायंस के साथ किसी भी न्यूक्लियर पावर ने डराने, धमकाने, उसकी आज़ादी छीनने की कोशिश की, तो हम अपने मित्र देश का साथ देंगे उस न्यूक्लियर पावर से लड़ने में। अगर किसी न्यूक्लियर पावर ने न्यूक्लियर थ्रेट के तहत किसी हमारे सहयोगी देश को परेशान करने की कोशिश की तो ये आपको मैंने बता दिए। अगर इसकी क्रोनोलॉजी लगाएं तो सबसे पुराना जो है मुंड्रो डॉक्ट्राइन है, इससे पुराना तो कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, वो एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23rd देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहले इसमें से कौन है, तो ट्रेगवेली हैं सबसे पहले, उसके बाद हैमर्सकॉब आ जाते हैं, उसके बाद यूथान आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं आपके ये। तो सबसे पहले जो है ट्रेगवेली का जो 3 से शुरू होगा वो एक ही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ हो गया। आगे देखते हैं, अब आप देखिए कि ऑर्डिनल रीजन का क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्डिनल रीजन में आपको पहले ही जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन आपको पता है कि जिसमें ए और आर दोनों ट्रू होता है और आर जो है एक्सप्लेन कर रहा होता है। दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें आर और ए दोनों ट्रू है लेकिन आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा ए को। और तीसरा होता है ए तो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स। और चौथा है ए तो फॉल्स है लेकिन आर ट्रू। तो ये ऑप्शन आपको बार बार नहीं दिखाई देगा, बस आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो चलिए देखते हैं 29 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्या कह रहा है, रॉल्स अ थियरी ऑफ जस्टिस हैज़ पावरफुल डीप सबटल वाइड रेंजिंग सिस्टमेटिक वर्क इन पॉलिटिकल एंड मॉरल फिलोसफी। बिल्कुल सही बात है, ये एक बहुत वाइड रेंजिंग, बहुत ही डीप पावरफुल थियरी है या फिलोसफी है पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर। पॉलिटिकल फिलोसोफर नाउ मस्ट आइदर वर्क विद इन रॉल्स थियरी और एक्सप्लेन वाई नॉट। यानी कि अब जो पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं वो या तो जॉन रॉल्स की थियरी के इर्द गिर्द काम करते हैं या फिर ये बताने के लिए अपनी थियरी देते हैं कि जॉन रॉल्स की थियरी ठीक क्यों नहीं है या सही क्यों नहीं है, यानी कि उसके अपोजिट में बात करते हैं। ये बात सही है कि जैसे कि आप रॉबर्ट नॉजिक को आप देखें या जो कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं उनको हम देख लें या उसके बाद जो न्यू लिबरल्स आते हैं उनको हम देख लें, तो वो सब जो है कहीं ना कहीं रॉल्स की थियरी के इर्द गिर्द काम करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40वां। फॉर अरबिंदो ट्रू नेशनलिज्म इज सनातन धर्म। ये बिल्कुल सही है, उनके हिसाब से उनके विचारों में जो पक्का राष्ट्रवाद है वो जो सनातन धर्म जो है वो पक्का राष्ट्रवाद ही है। सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है, सनातन धर्म राष्ट्रवाद के रूप में काम करता है। और सनातन धर्म से उनका अर्थ क्या था, सनातन धर्म से उनका अर्थ केवल धार्मिक मान्यताओं को ही मानना नहीं था, बल्कि वो ये कहते थे कि जो सनातन धर्म है वो एक वो सच्चाई के ऊपर, सत्य के ऊपर बेस्ड है, जो परमात्मा यानी कि ईश्वर और जो मनुष्य है उसके एक ऐसे मिलन से है जो सच्चाई के द्वारा, सत्य के द्वारा जिसे वो प्राप्त करता है। तो सनातन धर्म से उनका मतलब केवल ट्रेडिशनल रिलीजन से ही नहीं था। ये गलत हो जाएगा, तो ये आर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अगला देखिए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इज रिगार्डेड एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक बात है कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन तभी तो होगा ना भाई जब सोशल मोबिलाइजेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इसके बिना कैसे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। बोथ सोशल मोबिलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर वेरी मच इन एविडेंस इन द डेवलपिंग सोसाइटी। नहीं, देखिए जो सोशल मोबिलाइजेशन है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये तो एक प्रक्रिया है ना भाई, ये तो लगातार एक समाज में या एक देश में होती रहती है। तो ये कैसे कह सकते हैं हम कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ है वहाँ जो है ये बहुत ना के बराबर होती है। नहीं, वहाँ भी होती है, वहाँ भी एक प्रक्रिया के तहत इसे चलाया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो ये आर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका भी आंसर जो है केवल ए सही है, आर गलत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, कम्युनिकेशन थियरी ट्रीट द गवर्नमेंट एज अ डिसीजन मेकिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्लो। देखिए जो कम्युनिकेशन थियरी है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो उसका काम क्या है, डिसीजन मेकिंग करना। और डिसीजन मेकिंग किसके द्वारा, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है, एक ऐसा सिस्टम, गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन जो उसके पास आती है उसके द्वारा वो सही डिसीजन पे पहुंच पाती है। तो कम्युनिकेशन थियरी यही कहती है। और ये जो है किसके ऊपर बेस्ड है, ये साइबरनेटिक्स मॉडल के ऊपर बेस्ड है। तो साइबरनेटिक्स भी यही कहता है। अब साइबरनेटिक्स क्या है, जो फीडबैक है, चैनल है, इसके अलावा जो कम्युनिकेटर्स हैं, ये जो है साइबरनेटिक का मॉडल लेकर आता है। आगे देखते हैं 43
43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि मैक्स वेबर आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज नॉट सुटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी इज टू मच ऑब्सेस्ड विद द रूल एंड रेगुलेशन। ये बात बिल्कुल सही है कि बेबेरियन जो मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का, उसे हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ नहीं सुटेबल मान सकते। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पे बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत इतना ज़्यादा वाइब्रेंसी होता है, इतना ज़्यादा वहाँ पे डाइवर्सिटी होता है कि जो मैक्स वेबर का आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो वहाँ के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन को आप एज इट इज़ फिट नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये ए हो जाएगा। ए मतलब कि ए और आर दोनों ठीक है, और आर जो है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, बिल्कुल ठीक बात है। इंडिया हैज़ नॉट साइंड एनपीटी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या आर जो है वो ए को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा। इंडिया इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट बिकॉज इंडिया हैज़ नॉट साइन एनपीटी। इससे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। हालांकि दोनों अलग अलग अगर देखें तो सही हैं, यानी कि ये ऑप्शन बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मेंबर स्टेट इज साउट टू बी सिक्योर्ड बाय यूएनओ अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। यानी कि यूएनओ के सिद्धांत में जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का, सामूहिक सुरक्षा का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि सभी देश जिम्मेदार हैं आपस में सुरक्षा का। यानी कि अगर कोई सिक्योरिटी का थ्रेट आता है, कोई आतंकवाद है, कोई ऐसा राज्य है जो दुनिया भर के लिए खतरा बन गया है, या कोई ऐसा राज्य है या कोई ऐसा स्टेट है जो न्यूक्लियर वेपन की धमकी लगातार दे रहा है, या किसी देश के ऊपर किसी देश ने हमला कर दिया है और वो अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहा है, बिना किसी कारण अकारण किसी देश ने हमला कर दिया है, तो उसकी रक्षा, जिसके ऊपर हमला हुआ है उसकी रक्षा करना यूएनओ का काम है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का काम है, हम सब का काम है। यही सिद्धांत है। यही सिद्धांत जो है अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो है बचाता है। इसी सिद्धांत से मेंबर जो है बचाएगा। स्टेट हैव अ राइट टू वे वॉर, यानी कि स्टेट के पास वॉर करने का राइट होगा। अब ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई ना इस स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट के नज़रिए से अगर इस स्टेटमेंट को देखो तो उल्टी बात हो गई। यहाँ तो वो क्या कह रहा है कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का पार्ट है, यानी हम सब मिल करके उससे निपटेंगे, और यहाँ वो कह रहा है कि स्टेट को राइट है वॉर करने का, नहीं। तो आर जो है वो गलत हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत। तो ये हो जाएगा हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखिए कि एक पैसेज आपको दिया हुआ है, ये पैसेज आपको पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो है हमसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें उनका आंसर देना है। तो इसको अगर आप पढ़ लें एक बार अच्छे से, और मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ इस पैसेज को मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो भी आपकी सहूलियत हो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लीजिए और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम आ जाते हैं इस पर। इधर भी है थोड़ा सा इसका पैसेज, ये पैसेज और भी है। तो देखिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। 46 नंबर क्या कह रहा है। द ऑथर इज प्राइमरीली कंसर्न विद द, क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया है इसको पॉज करके, तो आप देखिए कि इसका जो आंसर है वो क्या है, ग्लोबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। कैसे पता चला हमें? देखिए हमें कैसे पता चलता है, जब हम इस को पढ़ते हैं तो आप इसमें देखिए क्या कह रहा है वो, कि वो बात करते हैं कि जो स्मॉल वॉर है, अलगावादी मूवमेंट है, इंसर्जेंसी है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, ये सब चीज़ें हैं। गाइडेड मिसाइल, स्काई स्क्रिपर्स की बात हो रही है, जो आपने देखा था 2001 में जो हुआ वो। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की बात होती है कि ये जो है ग्लोबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के बाद। इस पूरे पैसेज में जो ऑथर है वो दरअसल ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत है, ग्लोबल सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉर भी होता है, यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी होते हैं, यहाँ इंसर्जेंसी भी होती है, यहाँ पे आतंकवाद भी है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी की वो बात कर रहा है, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द ग्लोबल सिक्योरिटी टुडे इज फ्रॉम। हमें इस पूरी दुनिया को आज के समय में सबसे ज़्यादा खतरा किससे है? तो क्या वो यूनाइटेड स्टेट और यूरोप से है? नहीं। टेररिज्म से है? बिल्कुल टेररिज्म से है। टेररिज्म से हमें खतरा है। क्या हमें नॉन स्टेट एक्टर और न्यूक्लियर वेपन से खतरा है? बिल्कुल खतरा है। तो ये जो है ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 और 3, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स जिसे हम आतंकवाद कह सकते हैं, और न्यूक्लियर वेपन्स और टेररिज्म तो है ही इसमें। तो इससे हमें जो है खतरा है। पूरी दुनिया को सबसे बड़ा जो खतरा है वो इसी से है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच आर द कंट्रीज
सीकिंग टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस। इसमें से कौन ऐसी कंट्री है जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है? तो इस आर्टिकल, इस पैसेज के तहत ये इंडिया, चाइना और रशिया जो है वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहती है। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊं तो जैसे यहाँ ये देखिए आप, इसी तरह से आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया विल एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस। तो ये हो जाएगा। इसी तरह जब आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको पढ़ने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म ऑथर रिगार्डेड एज सिनोनिमस। तो वो कहते हैं कि टेररिस्ट, न्यूक्लियर वेपन तो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों यूनाइटेड स्टेट और यूरोप को क्यों सिनोनिमसली यूज़ करेंगे? स्मॉल आर्म्स और इंसर्जेंसीज को भी नहीं। देखिए न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वेपन्स को वो जो है सिनोनिमसली यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, हमारा आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का। कह रहा है द मटेरियल इन द पैसेज कुड बी बेस्ट टू बी यूज्ड इन एन आर्गुमेंट फॉर। तो वो आ जाएगा हमारे लिए मल्टीलैटरल सिक्योरिटी। मल्टीलैटरल सिक्योरिटी क्यों? मल्टीलैटरल सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि इसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया, चाइना, रशिया, फ्रांस, इन सारे देशों के साथ मिल करके जो है, या जैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो इस तरह से जो है ये मल्टीलैटरल सिक्योरिटी की बात कर रहा है इस पैसेज में जो ऑथर है वो। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है। इस पूरी वीडियो में हमने 2009 के उस पेपर को डिस्कस किया है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे बताइएगा, और आपको इससे क्या सीखने के लिए मिला ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमें किस तरीके से हमें एक अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए ये भी मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।